नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज 4 नवंबर है और 4 नवंबर को आपका एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम था, जिसमें सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि आज जो एनालिसिस कराने में हमें देर हो गया, क्योंकि चूँकि जानते हैं आप लोग छठ पूजा है और छठ पूजा की वजह से व्यस्तता बनी हुई है। और भी जो फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो वीडियो है वो जल्दी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल से आप सभी जुड़े रहिए। चलिए देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता शामिल नहीं की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए, भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें आपका जो आज़ादी शामिल की गई है, यानी कि जो फ्रीडम दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है, वो दिया गया है विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास करने की, आस्था करने की, पूजा करने की और किसी भी धर्म को मानने की, यानी आस्था करने की। आस्था जो किसी पे भी आस्था रखा जा सकता है, यानी कि धर्म को माना जा सकता है, इसकी आज़ादी दी गई। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बताना था कि कौन सी आज़ादी इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। यानी नीति आयोग के प्रेजेंट जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन है, यानी सीईओ कौन है। तो पहले तो नीति आयोग है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ हैं वो कौन है, तो VVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, आगे नीति आयोग के पहले जो सीईओ थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर थी। ठीक है, पहले प्रथम महिला भी थी ये। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत का योजना आयोग 13 अगस्त 2014 को ख़त्म कर दिया गया था। इससे पहले जो था योजना आयोग चलता था, जो कि 5 ईयर का 5 ईयर का प्लान बनाता था। ठीक है, तो योजना आयोग हुआ करता था, जिसको 13 अगस्त 2014 को ख़त्म कर दिया गया जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो। और उसके बाद उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया, जो कि भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक है, यानी कि इसके भारत के विकास के लिए यह क्या करती है, योजनाएं बनाती है। उसके बाद आपका नीति आयोग का गठन कब किया गया, अगर पूछा जाए तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था इसका गठन। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया था, तो ये 2002 में जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ये कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, इस मौलिक कर्तव्य में जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसमें क्या था, तो इसमें 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे होंगे उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा, ये जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, साथ ही जो मौलिक कर्तव्य है ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इससे पहले 10 जो मौलिक कर्तव्य थे वो पहले ही जोड़े जा चुके थे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें आपको क्या किया जाता है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। और इसी में जो धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, निरपेक्ष वगैरह जो शब्द थे वो भी इसी में प्रियम्बल में जोड़े गए थे, इसी संविधान संशोधन द्वारा। और इसी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो कहाँ से लिए गए थे, जो कि रूस से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी सेंट्रल बैंक्स कैन देयर बी इन एनी कंट्री, यानी किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं। तो किसी देश में केवल एक ही केंद्रीय बैंक हो सकता है, जो उस देश का क्या करता है, मौद्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको देखता है, यानी कि देश की जो पहचान होती है विदेशी देशों के साथ सरकार के लेन देन केंद्रीय बैंक की मदद से ही किया जाते हैं। केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्था है जो मुद्रा आपूर्ति, प्रचलन में मुद्रा की मात्रा की निगरानी करता है और मूल्य स्थिरता में कई केंद्रीय बैंक का प्राथमिक लक्ष्य होता है। यानी कि मूल्य स्थिरता करना क्या है, केंद्रीय बैंक का प्राथमिक लक्ष्य भी होता है। यानी भारत में कौन है, रिजर्व बैंक है, RBI है, जो कि केंद्रीय बैंक है, क्योंकि यही क्या करती है, भारत की मुद्रा संबंधी जो भी समस्याएं होती है उसे देखती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साल 1930 में हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1930। तो ये फेमस आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। और ये किनके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसमें जो आपका
इरविन थे, उनको एक तरह से कहें तो चेतावनी देकर इसमें बताया गया था कि यदि वो उनकी बातों को न मानेंगे तो आंदोलन शुरू किया गया था। उन्होंने नहीं माना था और ये आंदोलन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आंदोलन में क्या था कि महात्मा गांधी जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें जो अंग्रेज़ों की जो बातें थी, अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनका उल्लंघन करना था। तो इसमें उन्होंने पहला उल्लंघन किया, नमक कानून तोड़ा। यानी इसमें क्या करना था, पहले हम नमक नहीं बना सकते थे, ऐसा कानून था, तो उसको इन्होंने तोड़ा। इन्होंने क्या कि इस आंदोलन को दांडी मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर ख़त्म हुआ। नौसारी में पहुंचकर यह ख़त्म हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा की थी और पैदल यात्रा करने के बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने क्या किया था, समुद्र से उन्होंने नमक बनाया था और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द टॉम ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। मकबरा जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, जिसके वास्तुकार अगर पूछा जाए तो मीर मोहम्मद अली वाल खान है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शेर शाह के मकबरा का वास्तुकार कौन है, तो मीर मोहम्मद अली वाल खान, ध्यान रखिएगा, द्वारा डिजाइन किया गया और इसका जो निर्माण होता है वो 1540 से 1545 के बीच हुआ था। बलुआ पत्थर के इस लाल मकबरे को एक तरह से कृत्रिम झील के बीच में बनाया गया है, जिसे दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 2004 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर मान्यता दी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुकाम निम्नलिखित में से किस वायरस के द्वारा होता है? यानी कि कोल्ड इज कैच्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस? तो ये होता है मुख्यतः राइनो वायरस के कारण सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा और भी वायरस हैं जिससे जुकाम हो जाता है। राइनो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडेना वायरस है, एंटोरो वायरस है, मानो मेंटेमो वायरस है, या फिर सामान्य मानव कोरोना वायरस है। जो कोरोना वायरस आया था वो वाला नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल कोरोना वायरस है, जिससे क्या होता है, जुकाम हो जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका प्लासी 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? हु वाज द मेड द नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी इन 1757? तो मीर जाफ़र को बनाया गया था। मीर जाफ़र को जो प्लासी का युद्ध था उसमें अंग्रेज़ जब जीत गए तो उनको उसने किनको बनाया था? तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी का जो युद्ध होता है 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के पास लड़ा जाता है और यह प्लासी का जो युद्ध था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज द विनिंग टीम ऑफ 2023 मेंस एशिया कप फाइनल? यानी कि 2023 के पुरुष एशिया कप फाइनल में विजेता टीम कौन रही थी? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 17 सितंबर 2023 को कोलंबो श्रीलंका के ये याद रखिएगा स्टेडियम आर प्रेमदास स्टेडियम में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 16वां जो ACC पुरुष क्रिकेट एशियाई कप है उसे जीता था। यानी कि इसमें विजेता टीम कौन रही थी? भारत रही थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2022 में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया है? यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन बाय द उत्तराखंड पब्लिक कमीशन सर्विस इन गवर्नमेंट जॉब ऑफ द वुमेन इन द ईयर 2022? तो उत्तराखंड लोक सेवा जो है उसने महिलाओं के लिए अधिनियम बनाया गया 2022 के तहत महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर 30% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थेरवाद भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देश में से कहाँ स्थित है? यानी थेरवाद इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? तो थेरवाद जो है या फिर स्थविरवाद वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है। दूसरी शाखा का नाम जो है वो महायान है और थेरवाद जो है वो बौद्ध धर्म भारत से आरंभ होकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर बहुत से अन्य देशों में फैल गया, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और लाओस। यह एक रूढ़िवादी परंपरा अर्थात प्राचीन बौद्ध धर्म जैसा है और उसी मार्ग पर चलने पर बल देता है। ध्यान रखिएगा, इसमें
इसमें जो है वो कई कंट्री यानी कि श्रीलंका भी है, बर्मा भी है, कंबोडिया भी है, वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है और लाओस भी है। तो इसमें से जो भी दिया होगा एक वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन विच डेट, यानी बीटिंग स्ट्रीट रिट्रीट समारोह किस तारीख को होता है। तो यह 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह समारोह दिल्ली के विजय चौक पर होता है। इस समारोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय सेनाओं के मेजर रॉबर्ट्स ने की थी। और कारगिल अगर विजय दिवस की बात पूछी जाए तो ये कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 1951 सेंसस, यानी कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता कितनी प्रतिशत थी। तो 8.86% थी। उस समय देश की कुल साक्षरता दर जो थी वो 18.33% थी और आज़ादी के समय साक्षरता का जो स्तर था वो 12% था। आगे अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के बाद की बात की जाए, पहली बात तो देखिए 2011 की जनगणना से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अब देखिए अब अलग जनगणना पूछी जा रही है, यानी कि इस बार कौन सी जनगणना पूछी गई, 1951 की जनगणना पूछी गई थी, यानी जो कभी सोचा भी नहीं होगा व्यक्ति वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2011 की अगर जनगणना के मुताबिक अगर बात की जाए तो भारत की जो साक्षरता दर थी वह 74.04% थी और पुरुष की साक्षरता दर इसमें 82.14% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे व्हाट डज ड्यूसेस मीन्स इन टेनिस, यानी टेनिस में ड्यूसेस का मतलब क्या होता है। तो जब दो खिलाड़ियों के पास 3-3 अंक होते हैं और स्कोर जो होता है 40-40 होता है, इस स्थिति में गेम जीतने के लिए किसी एक खिलाड़ी का टीम को लगातार कम से कम 2 अंक जीतने होते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी स्थिति को ड्यूसेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड द मैन इन द ऋग्वैदिक पीरियड, यानी ऋग्वैदिक युग में मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थता कौन करता था। तो अग्निदेव करते थे, क्योंकि अग्नि जो होता था वो एक तरह से कहें तो प्रजेंट हो जाता था, यानी कि आग हम लगा सकते थे और उसे प्रजेंट कर सकते थे और जो भी भगवान को अर्पित करना होता था हम अग्नि में अर्पित कर देते थे और वह भगवान तक चला जाता था, ऐसा ऋग्वैदिक में माना गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक देवता अग्नि को अतिथि के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि का उल्लेख वेद और ब्राह्मणों के भजनों में मिलता है और अग्नि जो है इंद्र के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा उल्लेखित होने वाले देवता है और वैदिक काल में अग्नि देवता और मनुष्य के बीच एक तरह से ये क्या करते थे, मध्यस्थता का काम करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पूछा गया था कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, यानी इन विच स्टेट द कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का अगर पहला परमाणु संयंत्र पूछा जाए तो यह तारापुर परमाणु संयंत्र था। इसकी स्थापना 1969 में अमेरिका की मदद से महाराष्ट्र के थाने जिले में होती है। अगर आगे पूछा जाए तमिलनाडु के कल्पम में स्थित मद्रास परमाणु स्टेशन, तो यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत का पहला अगर परमाणु अनुसंधान रिएक्टर APSR था, जिसे 4 अगस्त 1956 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द ईयरली रेट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, यानी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वार्षिक दर क्या है। तो 1 to 2 इंच, यानी कि लगभग 1 से 2 इंच या फिर 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति साल यह क्या होता है, मूवमेंट करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजकुमार मुराद ने अकबर के लिए किस अभियान का नेतृत्व किया था, यानी विच एक्सपेंडिशन वाज लेड बाय द प्रिंस मुराद फॉर अकबर। तो प्रिंस मुराद ने 1591 में सम्राट अकबर के लिए दक्कन के क्षेत्रों में एक अभियान का नेतृत्व किया था। यह अभियान दक्कन में विस्तार की अकबर की नीति का हिस्सा था, जिसमें दक्कन का सल्तनत के साथ संघर्ष शामिल था। 1593 में प्रिंस मुराद को दक्कन में सेना का प्रभारी नियुक्त किया गया था, लेकिन वह नशे में रहने के कारण उसकी भूमिका अप्रभावित रही और उसकी जगह पर किसे नियुक्त कर दिया गया था, तो अबुल फजल को नियुक्त कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से संबंधित शायद कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो इससे हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो प्रदर्शन कला के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और यह देश की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है रजनी हैबर किससे संबंधित है, यानी टू होम वाज द रजनी हैबर रिलेटेड। तो यह एक भारतीय कर्नाटक संगीत गायिका है, ठीक है, गायिका थी ये। आगे है अलमेल वल्ली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, यानी अलमेल वैली इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम से यह संबंधित है और उन्होंने 1984 में चेन्नई में दीप शिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की थी। 1991 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया, 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 2004 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया, ठीक है। अगला पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, यानी यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड इन विच क्लासिकल डांस। तो यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है, दोनों ये कर लेती हैं। उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मसाल वाहक भी कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री 1968 में मिलता है, पद्म भूषण 2001 में मिलता है और पद्म विभूषण 2016 में दिया जाता है। उन्हें 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द मुल्कराज आनंद। तो अनटचेबल ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, चूँकि मुल्कराज आनंद के द्वारा 3 किताबें लिखी गई हैं, द अनटचेबल, कुली और 2 लिव्स एंड द बर्ड विलेज बाबा, ये मुल्कराज आनंद की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित जंतुओं में से किसके हृदय की कक्षाओं की संख्या असंगत है, यानी कि वो मिलाने के लिए दिया गया था और उसमें दिखाना था कि कौन असंगत है। तो इससे रिलेटेड अगर हम देखें क्वेश्चन, तो उभयचर और सरीसृप जो होते हैं उनका हृदय का जो कक्षा होता है वो 3 कक्षीय होते हैं। 4 कक्षीय हृदय वाले स्तनधारी होते हैं, पक्षियाँ होती हैं और कुछ सरीसृप जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल और एलिगेट्स में पाए जाते हैं। मछलियों में 2 कक्षीय होता है और इंसान में 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। तो इसमें से मिलान करना था, जो गलत मिला होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। असंगत को ढूंढना था हमको, तो जो गलत होगा मिला होगा वही हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये आज के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।